Good afternoon, everyone. Let us start another chapter of the class 12th, reproduction in flowering plants. We had already done the first chapter, that is reproduction in organism, in detail. So let us start without any wasting time the second chapter, reproduction in flowering plant. Now, as you have already studied the structure of the flower in 11th class, so we will here study in a very brief manner about the parts of the flower. And what are the parts of the flower? Very simple. Very simple are, we know that flower has main four parts. और वो चार parts कौन से हैं? These are number one calyx, जिसे हम कहते हैं individual calyx parts are known as sepals. Number two is the corolla, or individual corolla is known as petal, which is colored. Then there is reproductive parts, androecium, और stamens, और चौथा पार्ट आ जाता है हमारे पास gynoecium और कार्पल। ये चार पार्ट्स है हमारे पास। अब उसके बाद ये जो दो पार्ट्स है, पहले दो पार्ट्स है, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दीज आर रिगार्डेड एज द नॉन एसेंशियल पार्ट्स। तो थोड़ा सा एक हल्का सा रिव्यू हम यहाँ लेंगे। असेंशियल, नॉन एसेंशियल पार्ट्स है, और जहाँ तक ये हमारे पार्ट्स आते हैं लास्ट वाले एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, ये क्या है? दीज आर असेंशियल पार्ट्स, और ये एसेंशियल पार्ट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। नाउ यहाँ पर एक और टर्म हमें याद रखनी है कि कैलिक्स और करोला कई बार क्या होता है कि दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड। वो कई बार क्या करते हैं? दे फॉर्म ए फ्लोरल एनवेलप। देखिए, कैलिक्स और करोला क्या करते हैं? दे फॉर्म ए फ्लोरल एनवेलप। ये भी जो डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है। एंड इट इज़ नोन एज, हम इसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल टर्म है, पेरियंथ। पेरियंथ ऑफ ए फ्लावर। और पेरियंथ ऑफ ए फ्लावर में हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है कि पेरियंथ डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कैलिक्स और करोला जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। और जब ऐसा होता है तो कई बार हम उनके कैलिक्स और करोला को जब पेरियंथ की फॉर्म में होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज टेपल्स। उन्हें टेपल्स भी कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको लास्ट ईयर की क्लास से आपको थोड़ा सा करना चाहिए। अब फ्लावर होता क्या है, ये भी हम लास्ट ईयर कर चुके हैं। फ्लावर क्या है? एक ऐसी, इट इज़ अ साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कौन सी? क्लियर है, सेक्सुअल। मॉडिफाइड पार्ट है, अंडरस्टूड। नाउ अगर ये मॉडिफाइड पार्ट है जहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है, तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन के लिए दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट। हालांकि फ्लावर का हर एक हिस्सा जो है रिप्रोडक्शन में कोई ना कोई पार्ट प्ले करता है। तो हम बिना समय गवाए, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज, हम उसे कहेंगे स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल। चलिए जी, स्टेमन को हम वन बाय वन, जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा है इन डिटेल, इन कनेक्शन विद एकेडमिक्स एंड नीट, दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। अगर स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल की बात की जाए तो स्टेमन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेमन क्या है? इट्स द मेल पार्ट, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैसे? चलिए हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। अगर हम ये फ्लावर का सबसे बेसल पार्ट होता है जो थोड़ा सा स्लाइटली हम कहेंगे स्वोलन होता है और रिसेप्टिव पार्ट होता है, और यहाँ नीचे स्टॉक होती है। नाउ दिस पार्ट इज नोन एज थैलेमस, विच इज स्वोलन, जिसके ऊपर सारे पार्ट्स पड़े होते हैं। और ये स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। ये लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं। और इसी के ऊपर यहाँ क्या है?
सेंटर में हमारे पास, बड़े ध्यान से हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास पड़ी होती है द फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट हैविंग 3 हिस्से हैं इसके। अभी हम देख लेते हैं, चलिए इसको भी साथ साथ कर लेंगे। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो हमारा मेल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज़, यहाँ आ जाते हैं। ये मेल पार्ट है, ये मेल हिस्सा है। अगर हम मेल हिस्से की बात करें तो ये हमारा एंड्रोशियम है, ठीक है। और एंड्रोशियम के ऊपर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से, मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारे मेन पार्ट है। बाहर सेपल्स पेटल्स हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में देखेंगे कि उनका क्या रोल रहता है यहाँ। अब यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं इसको। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये है हमारा एंथर पार्ट, जहाँ पर सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ हम देखें तो एंथर के नीचे है फिलामेंट। अगर हम फिलामेंट और इन दोनों को मिलाकर, एंथर और फिलामेंट को बनाकर बनता है स्टेमन, जिसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं यहाँ, द अपर पार्ट, रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल कार्पल पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। The middle part is known as the long stalk, it is known as style, and the basal swollen part is known as ovary. तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म कार्पल। अंडरस्टूड। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, चलिए मैं यहाँ ये कर लेता हूँ, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, कार्पल। तो जहाँ तक अब हम फ्लावर की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमन क्या है। देखिए, अब अगर हम बात करें स्टेमन की, तो जो स्टेमन है उसके 2 हिस्से होते हैं, आपने अभी देखा। चलिए हम फिर से एक फाइनल एक हिस्सा ले लेते हैं। हम इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है स्टेमन का, इसको बाहर निकाल लेते हैं। लेट अस मूव आउट, इसको हम सेपरेटली ले लेते हैं। अगर हम यहाँ लें, और सॉरी, हम उसी कलर से लेते हैं जिससे कि हमने ड्रॉ किया है। ये हमारे पास एंथर पार्ट आ गया, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, और इसी के नीचे हमारे पास क्या है, एक स्टॉक है। और इस स्टॉक के नीचे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये कहाँ जुड़ा है, थैलेमस के पास, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए, ये जो हिस्सा ऊपर आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज नोन एज, हमने पहले ही कह दिया, दिस इज एंथर, और नीचे वाली जो लंबी स्टॉक है, इट इज नोन एज फिलामेंट। अब ये जो बेसल पार्ट है इसका, जो बेसिकली थैलेमस के साथ जुड़ा होता है, या कई बार ये पेटल्स के साथ भी जुड़ा होता है, दिस पार्ट इज द proximal part of the filament, proximal part of the filament, ये proximal part है। और ये proximal part जो है, ये किसके साथ जुड़ा होता है, मैंने पहले ही कहा, it is attached with either, या either thalamus के साथ और petals। अंडरस्टूड, क्लियर एवरीबॉडी। नाउ अगर इसके डिस्टल पार्ट को देखें तो डिस्टल पार्ट जो है वो यहाँ एंथर्स के साथ जुड़ा है, लेकिन एंथर्स के यहाँ क्या है, किसके साथ जुड़ा है, देयर इज ए वेरी a tissue is present in between these anthers, and this tissue is known as connective। ये कनेक्टिव है, और ये कनेक्टिव के साथ क्या है, इसका जो डिस्टल पार्ट है फिलामेंट का, वो जुड़ा होता है। नाउ अगर हम इस हिस्से को, अब हम सबसे पहले ले लेते हैं कि ये जो एंथर पार्ट है, हम इसको खोलते हैं, हम इस हिस्से को दोबारा से खोलते हैं, इसको डिटेल स्टडी करते हैं। अब देखिए, एंथर में क्या है,
जब हम इसे खोलते हैं, सपोज़ हम इसकी एक ट्रांसफ़र सेक्शन काटते हैं, तो जब हम इसकी ट्रांसफ़र सेक्शन काटते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ कुछ ये एंथर जो है, चलिए हम डायग्रामेटिकली भी साथ साथ एक रिप्रेजेंटेशन, आप ये डायग्राम्स अपने एग्ज़ाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, नथिंग टू, कोई इसमें वो बात नहीं है कि ये बिल्कुल, मैं इसीलिए थोड़ा सा आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ये डायग्राम्स जो हैं आप आराम से ड्रॉ कर सकें। ये देखिए, अब यहाँ हम कुछ ऐसा ड्रॉ करने जा रहे हैं ताकि आपको पता लग सके कि बेसिकली यहाँ होता क्या है। ये हमारा एक सेक्शन आ गया, ठीक है। अब ये जो सेक्शन आई, यहाँ सेक्शन पे लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, चलिए हो गया। नाउ इसको हम ले लेते हैं, ये नीचे इसका फिलामेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि अगर हम एंथर्स को देखें तो इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स, पहले हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स, ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स एंथर्स आर बाइलोब्ड एंड बाइथिकस। ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है, वो बाइलोब्ड भी हैं और बाइथिकस भी हैं। अब ये दोनों टर्म्स क्या कहलाती हैं? देखिए सबसे पहली बात, कुछ कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स भी हैं विच आर मोनोथिकस। चलिए ये भी पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, सर्टन आर मोनोथिकस और मोनोलॉब्ड। अब वो कौन से हैं? एक दो एग्जांपल आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वन इज कॉटन एंड अनदर इज हिबिस्कस रोजा सिनेसिस, जिसका कॉमन नाम है चाइना रोज, चाइना रोज। और कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है शू फ्लावर, शू फ्लावर। देखिए अब इसे शू फ्लावर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इट इज़ इन एशिया में इसको शू फ्लावर कहते हैं, और मलेशिया का ये नेशनल फ्लावर है, इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ द मलेशिया, लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और चलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे ना। ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं जहाँ पर मोनोथिकस है। अब बात ये है कि हम बार बार कह रहे हैं बाइथिकस, मोनोथिकस, बाइलोब्ड। अब ये है क्या? अब देखिए हर एक जो एंथर है मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में, आपने अभी एक डायग्राम देखी पीछे जहाँ हमने कहा कि ये आप देख रहे हैं ये दो लोब्स होते हैं, अंडरस्टूड। हर एक के अंदर क्या है, ये लोब्स जो है दो है, एक ये लोब है, एक ये लोब है, अंडरस्टूड, समझ आ गई सबको। दूसरी चीज अब हम कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाइलोब्ड। अब हम इसके साथ एक टर्म यूज कर रहे हैं बाइथिकस। बाइथिकस कहने का मतलब क्या है कि हर एक ईच लोब, हर एक लोब के अंदर क्या है, देयर इज प्रेजेंट टू सेपरेट स्पेसेस। ये देखिए ये नंबर एक लोब है, ये नंबर दो लोब है, और हर एक लोब के अंदर ये दो स्पेसेस हैं, आपको दिख रही हैं, स्पेसेस ए, स्पेस बी, यहां भी आपको दिख रही है स्पेस ए, स्पेस बी। नाउ ये जो स्पेस ए एंड स्पेस बी है, दीज आर नोन एज थीका, अंडरस्टूड। इन्हें क्या कहा जाता है? थीका। और इसीलिए अगर आप एक की बात करें, एक लोब की बात करें, तो एक लोब में कितने थीका है? देयर आर टू थीका, ईच लोब हैज टू थीका, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बाइथिकस। लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए तो हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच एंथर? सो याद रखिए, इन ईच एंथर, इन ईच, हम यहां लिखेंगे बाइलोब्ड एंथर। हर एक बाइलोब्ड एंथर में व्हाट इज दिस, देयर इज प्रेजेंट
there is present 4 theta, and that's why it is also known as tetrasporangiate. हम बाइलोट एंथर को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट. तो आई होप आपने यहाँ तक आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा. अब देखिए होता क्या है, अब ये बिल्कुल, अब हम इस डायग्राम को भी, ये जो हमने यहाँ डायग्राम बी बनाई है, डायग्राम ये जो हम पहले बना चुके हैं, हम इसे भी खोल लेते हैं, क्योंकि जो भी ये थीका है, now these theta are also known as microsporangia. each theta, चलिए फिर से पॉइंट, हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं. each theta is known as or form microsporangia. अब ये क्या है? अब ये नहीं बुला के आगे. what is this? now microsporangia is basically immature pollen sac. What is this? It is immature pollen sac. It is a pollen sac, but it is immature. अभी तक पूरी तरह बना नहीं है. Now यहाँ पर क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में. तो थोड़ा सा एक और जो आइडिया मैं देना चाहता हूँ इसके बारे में, लेट अस इसको फिनिश करें हम यहाँ पर. अगर हम देखें इसी डायग्राम को मैं खोलने जा रहा हूँ, और किस तरह से खोलेंगे, देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम यहाँ देखें तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ खोलता हूँ. किस तरह से खोलते हैं? अब इन पोलन सैक्स के अंदर, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जब मैच्योर होते हैं, दे फॉर्म पोलन सैक्स, और इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं, देन माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं. और वो पोलन ग्रेन्स जब इनके अंदर भर जाते हैं तो वो बाहर निकलते हैं. कैसे निकलते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं. जब हम यहाँ देखते हैं, ये आपको पोलन, ये आपको थीका दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया. और ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर्स. दीज आर लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर्स, यानी ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देख लीजिए कि आप गिलासेस क्या होते हैं? दे आर लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर्स. स्टील ग्लास हो गया, तो स्टील ग्लास आप देखिए कैसा होता है. सो इट इज़ लाइक ए सिलेंडर. तो ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि अगर आप 4 गिलास किसी जगह पे इस तरह से डाल दें, तो ये 4 गिलास आपने इस पे डाल दिए, तो नीचे क्या होंगे? देयर आर लॉन्ग सिलेंडर्स. अब किस तरह से होंगे, लेट मी शो यू कि ये किस तरह से दिखाई देंगे. देखिए अगर हम इनको देखें तो ये सिलेंडर्स आपको किस तरह से दिखाई देंगे? दे आर लाइक, लेट मी शो यू, ये बिल्कुल इस तरह से सिलेंडर्स आपको दिखाई देंगे. ये देखिए, ये यहाँ से टूटेंगे और ये देखिए. नाउ ये है वो 4 लोब्स. ये हम ले लेते हैं नंबर ए, बी, ये भी ए और बी. ये 4 हमारे थीका है. अब यहाँ से क्या होता है? देयर आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर्स. कैसे सिलेंडर्स बनते हैं? ये देखिए, ये होते हैं, ये इसके नीचे ये 4, ये इस तरह से बनते हैं, ये इस तरह से. और यहाँ पर क्या है, चलिए मैं इसको किसी और पेन से ले लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे अब हमें. और ये यहाँ पर ये इस तरह से, और इसके नीचे क्या है, ये इस तरह. तो देखिए जब बेसिकली आप देखें कि यहाँ पर से पोलन ग्रेन्स बन गए, इन थीका में ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं. अब पोलन ग्रेन्स के निकलेंगे कैसे? अब ये जो सिलेंडर्स हैं ये तो बंद होते हैं,
लेकिन होता क्या है, जब ये इनफ क्वांटिटी में बन जाते हैं, इनके अंदर इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि ये ओपन हो जाते हैं, दीज सिलेंडर्स ओपन। और यही सिलेंडर जब खुल जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो हैं बाहर आ जाते हैं। और आना ज़रूरी भी है क्योंकि पॉलिनेशन होनी है ना। इनको रिसेप्टिव पार्ट्स स्टिग्मा पे जाना है, वहाँ जाके पोलन ट्यूब के थ्रू फ्यूज़ करना है एग के साथ, डबल फर्टिलाइजेशन करनी है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एक्चुअल एरिया है विच इज़ दिस एरिया जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस एरिया इज़ एक्चुअली सिलेंडर एंड दिस एरिया इज़ नोन एज, हम इसे कहते हैं लाइन ऑफ डिहिसेंस, और बुक्स में लिखा हुआ है स्टोमियम, लाइन ऑफ डिहिसेंस और स्टोमियम। और जहाँ से क्या होता है कि ये सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं जब बाहर निकलते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। एंड फाइनली देखिए, ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये पोलन सैक्स जो है, थीका जो है, ये यहाँ पर सेपरेटेड होते हैं। बीच में देयर इज प्रेजेंट ए टिश्यू, देयर इज प्रेजेंट ए वेस्कुलर स्ट्रैंड, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कुछ स्ट्रायल टिश्यू भी पड़ा होता है। अंडरस्टूड। तो ये इसी स्ट्रायल टिश्यू और वेस्कुलर स्ट्रैंड से ये दोनों सैक्स जो हैं, पोलन सैक्स जो हैं, ये सेपरेट होते हैं। और ये पोलन सैक्स कहाँ होते हैं, एट द कॉर्नर्स ऑफ द एंथर, एंथर के बिल्कुल कॉर्नर्स पे होते हैं। इसकी डिटेल डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। और याद रखिए कि किस तरह से ये डेवलप होते हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं, अब आगे हमने ये पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। अब ये जो सैक हमने कहा कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है, ये किस तरह से बनता है, इसकी कौन कौन सी वॉल्स होती हैं और कैसे बनती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में आपने स्टेमन्स को अच्छी तरह समझा कि दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट है। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो थैलेमस और पेटल के साथ जुड़ा है। उसके अलावा आपने ये पढ़ा कि यहाँ पर हमारे पास दो लोब्स होते हैं, इसीलिए इनको बाइलोब्ड कहा जाता है। इसके अलावा आपने ये देखा कि इट इज़ ऑल्सो ईच लोब इज़ बाइथिकस। अंडरस्टूड। बहुत कम एंजियोस्पर्म्स हैं जो मोनोथिकस हैं, जैसे हमारे यहाँ हमने कॉटन देखा या चाइना रोज, जो इनकी बेस्ट एग्जांपल्स। और जो इनकी फैमिली है वो बेसिकली मालविएसी फैमिली के हैं। ये चलिए मैं लिख देता हूँ, मालविएसी फैमिली, स्पेलिंग हो सकता है आगे पीछे हो जाए, तो ये याद रखिएगा मालविएसी फैमिली के है। ये भी आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि देयर इज़ बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर्स which are basically known as line of dehiscence, from where the pollen grains come out and fuse, or they reside at the receptive part of the ovary, that is the carpel, which is known as the style. So अल्टीमेटली फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो ये सारी चीज़ें जो आज हमने एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टेक द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। थैंक यू वेरी मच।